So this is going to be the MCQ session based on medical devices rules 2017. कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मेडिकल डिवाइसेज रूल्स का अलग से एक बैच बना दीजिए, मैंने उसके लिए अलग से बैच भी बना दिया है। तो टेस्ट सीरीज जो है 28 तारीख से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। मेडिकल डिवाइसेज रूल्स 2017 जो है आया 1 जनवरी 2018 से इसको लागू किया गया, राइट। मेडिकल डिवाइसेज का रेगुलेशन जो होता है वो चैप्टर 2 में होता है। Which activities regulated by the Central Licensing Authority as per the Medical Devices Rules 2017 applies only for high risk class. State government authorities are solely responsible for the auditing such device facilities. बताइए within what specific time frame पूछा गया, किस समयावधि में the medical device officer conduct inspection for class C and class D medical devices, a manufacturing license application is submitted as a यस वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल एक क्लास मिस हो गई थी, तो उसके वजह में हम लोग जो आज कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस हमें ऑन टाइम फिनिश करना है और अच्छे तरीके से करना है। सो दिस इज गोइंग टू बी द MCQ सेशन बेस्ड ऑन मेडिकल डिवाइसेज रूल्स 2017। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वीडियोस आप देखोगे, पूरे इंटरनेट पर कहीं पर भी MCQs इस लेवल के नहीं मिलेंगे, बिकॉज दिस वैकेंसी इज गोइंग टू बी कंडक्टेड, दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय दिस यूपीएससी। सो इस तरीके से यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, और ये सारे बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। यस सर एम्स में 432 ओबीसी रैंक पे होगा क्या? देखिए सिंपल सा जवाब है। अभी आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूल देखा था, उसमें यह था कि भाई आप जनरल की सीट नहीं ले सकते अगर आपने एज रिलैक्सेशन के टाइम पर क्लेम कर दिया है, तो इस तरीके की थी। थोड़ा सा उस रूल को समझिए, लेकिन वो सारे रूल्स तभी अप्लाई होते हैं नोटिफिकेशन से पहले जो आई चीजें उस पर नहीं अप्लाई होती हैं, नोटिफिकेशन या उसके बाद जो चीज आती है उस पर आती हैं। तो अभी आपके पास ओबीसी और जनरल की सीट इस तरीके से ऑप्शन है। तो अगर आपके कैटेगरी की जो भी है रैंक, आपके कैटेगरी की सीट्स अगर उसके अंदर है, तो यू आर फाइनली इन द लिस्ट। या जनरल कैटेगरी और ओबीसी मिला के अगर आप ओबीसी में हैं तो उस लिस्ट के अंदर है सीरियल नंबर, तो यू आर इन द लिस्ट। सिंपल सी बात है। यस गुड आफ्टरनून। इसमें कोई पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन नहीं भाई। सरकारी नौकरी अगर 10 सीट आपके कैटेगरी की है तो 10 के अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए, सिंपल सी बात है आपके कैटेगरी में। यस और जब जनरल को भी हम कंसीडर करेंगे, मान लीजिए वहां 20 सीट है, यहां पर 10 सीट है, यानी कि 30 के अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए, तब जाके कुछ बात बन सकती है आपकी। इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सो दिस होल सेशन is going to be based on medical devices rules 2017। मैंने आप सभी को पहले भी आगाह किया था, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो सारा देखोगे पूरा मेडिकल डिवाइसेज रूल्स पे ही है। दैट पीडीएफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने शेयर भी किया हाईलाइट करके। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पॉइंट्स है मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में बना के नोट्स भी आपको शेयर किए हुए हैं। तो मेडिकल डिवाइसेज का सारी चीजें, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मेडिकल डिवाइसेज रूल्स का अलग से एक बैच बना दीजिए, मैंने उसके लिए अलग से बैच भी बना दिया है, आप उसको रजिस्टर्ड कर सकते हो। उसके अलावा कुछ बच्चे कह रहे थे केवल हमें टेस्ट सीरीज चाहिए, तो टेस्ट सीरीज जो है 28 तारीख से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। फ्रॉम 28 ऑनवर्ड आप जो है रजिस्टर्ड कर सकते हो, और उसमें समय टू समय के हिसाब से जो है टेस्ट सीरीज और जुड़ती रहेंगी उसमें। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले यहां से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो 40 क्वेश्चन मैंने लिया है। दिस इज गोइंग टू बी 40 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कंसीडर इन दिस सेशन। यस 40 सेशन हम लोग कवर करने वाले हैं, लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले वी शुड हैव अ बेसिक नॉलेज। थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेना बहुत जरूरी है। कभी भी आप टेस्ट लगाओ या फिर प्रैक्टिस करो, इट शुड बी बेस्ड ऑन रिवीजन। विदाउट रिवीजन उसका कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा रिवाइज हम लोग कर लेते हैं, राइट। जो बैचेज में पढ़ रहे उड़ान बैचेज उनको पता ही है, जो लोग नए हैं उसको देखेंगे वीडियोस को, उनके लिए है ये। सो मेडिकल डिवाइसेज रूल्स 2017। Drug is a different category, medical devices is a different category. Initially it was the same, मतलब एक के अंदर ही था। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो रूल्स है, जो एक्ट है उसके अंदर ही ये सारा था। बट क्योंकि चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, बहुत सारी कैटेगरीज आ गई हैं, बहुत सारे एडवांसमेंट आ गई हैं, तो इसको एडमिनिस्ट्रेट करना इतना आसान नहीं होता। तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज से भी आप देखेंगे बहुत सारे उसके चैलेंजेस को आउटकम करने के लिए, उसके जो चैलेंजेस है उसको ओवरकम करने के लिए हमें इसको सेपरेट करना पड़ा। सो राइट नाउ we are dealing with medical devices rules 2017। so first question यहीं से पूछा जा सकता कि मेडिकल डिवाइसेज रूल्स कब से आए। तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सूचना बता दूं कि पहले जब आप देखेंगे चोपड़ा कमेटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार जिक्र क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे भी है। तो सभी फार्मासिस्ट बंधुओं को जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप जो समाज के लिए, इस सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए, खास करके अपने देश के लिए
अच्छे तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से काम करते रहिए। जहां भी, जिस फील्ड में, जिस भी जॉब में है, ईमानदारी से काम करिए, अच्छे से काम करिए और अपने राष्ट्र निर्माण में जो है काफी योगदान करिए। चलिए, तो हम लोग एज ए टीचर हैं, तो हम लोग एज एक सशक्त भारत के निर्माण में जो है योगदान करते हैं। सो आप सभी को पता है कि फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया वाज नॉट रेगुलेटेड। अब देखेंगे ब्रिटिश काल से ही एलोपैथिक सिस्टम्स आ गया, इंग्लिश सिस्टम, वेस्टर्न सिस्टम आ गया, लेकिन उसके बाद भी देखेंगे 1919 का केवल पॉइजन एक्ट था। उसके अलावा कोई, या इंडियन पीनल कोड आप देख सकते हो 1860 वाला जो है, अब अभी तो भारतीय न्याय संहिता के नाम से आ गया, बीएनएस आ गया है, और कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं आपको प्रॉपर्ली दिखाई देगा। एंड चोपड़ा कमेटी ने जो है 1930 में जिसका गठन किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, 1930 में, ये ब्रिटिश इंडिया के पहले। उसके बाद आप देखोगे, चाहे वो फार्मेसी एजुकेशन से रिलेटेड हो, फार्मेसी एक्ट 1948 आया, चाहे आप देखोगे ड्रग लेजिस्लेशन हो, ड्रग वाली जो बिल आई वो 1937 के आसपास आई, फिर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आ गया। सो ईच एंड एवरी क्रेडिट गोज टू दिस चोपड़ा कमेटी। सो फार्मेसी एजुकेशन को स्टैब्लिश करने में, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन में, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ चोपड़ा कमेटी। इवन देयर इज इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस फार्माकोपिया आल्सो। तो जो फार्माकोपिया कमेटी थी 1948 के आसपास गठन हुआ था, वो फार्माकोपिया को पब्लिश करने का जिम्मेदारी दे गया था। बट राइट नाउ इंडियन फार्माकोपिया कमीशन हैज द अथॉरिटी। ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको समझ में आना चाहिए। ऑथेंटिक सोर्स क्या है? मेडिकल डिवाइसेज रूल्स का आप देखोगे, दिस इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट सोर्स। मेडिकल डिवाइसेज रूल्स 2017 की जो ऑफिशियल पीडीएफ है फ्रॉम सीडीएससी वेबसाइट, यू कैन जस्ट डाउनलोड। थोड़ा सा क्विक रिकैप हम लोग लेते हैं फटाफट। मेडिकल डिवाइसेज रूल्स 2017 जो है आया, क्यों उसको अलग किया गया? तो इनिशियली ड्रग बिल आया, उसके बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 आया, रूल्स 1945 में आया, अभी अपडेटेड रूल्स आ चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। 1962 में कॉस्मेटिक कैटेगरी वाज इनकॉर्पोरेटेड और you can say included in that drug category. So drugs and cosmetic act rule 1945 एक्ट 40 में आया, लेकिन जो कॉस्मेटिक कैटेगरी वाज एडेड इन 1962, इंडो सीनो वॉर या इंडो चाइना वॉर जब हुआ था उसी समय की बात है। एंड फाइनली अब देखोगे मेडिकल डिवाइसेस को भी जोड़ा गया। बट आप देखोगे मेडिकल डिवाइसेस बड़ी कैटेगरी हो चुकी है, बहुत सारे उसमें डिवाइसेस आ चुके हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसको कंट्रोल करना, उसके ऊपर सुपरविजन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। सो वी हैव क्रिएटेड अ सेपरेट रूल फॉर दिस। अंडर सेक्शन 12 एंड सेक्शन 33 के हिसाब से जो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के सेक्शन 12 एंड सेक्शन 33 के हिसाब से जो भी पावर्स मिलती है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पावर मिलती है, वो दैट इज रिलेशन विद दिस मेडिकल डिवाइसेज रूल्स। तो मेडिकल डिवाइसेज रूल्स ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत ही है बनाया गया, उसके तहत ही काम करता है ये। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसने बनाया था इन द कंसल्टेशन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, एक ऐसा बोर्ड जहां पर चेयरमैन है और कुछ सदस्य हैं, ड्रग जैसे टेक्निकल मुद्दों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को राय मशवरा देने का काम करते हैं। डीटीएबी 18 मेंबर होते हैं इसमें, ये सब एक्स्ट्रा बातें हैं। 1 जनवरी 2018 से इसको लागू किया गया, राइट। और जब भी मेडिकल डिवाइसेस दुनिया में बनेंगे, चाहे वो इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस। सेफ्टी का मतलब जिस पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं वो नुकसान नहीं करना चाहिए, सेफ होना चाहिए। परफॉर्मेंस का मतलब जिस पर्पज के लिए बनाया गया वो पर्पज सॉल्व होना चाहिए, जिस तरीके से काम करना चाहिए, दैट डिवाइस शुड बी इन द प्रॉपर फंक्शनिंग, दैट शुड हैव अ प्रॉपर फंक्शनिंग, यू कैन से। सो सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस आर द एसेंशियल प्रिंसिपल व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग अ मेडिकल डिवाइस। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जा सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट हम देखें इन्वेसिव डिवाइसेस जितनी भी होती हैं। इन्वेसिव डिवाइसेस का मतलब कोई बॉडी में चीरा या कट लगा के जो आपकी बॉडी के अंदर लगाए जा सके। लोन लाइसेंस थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सपोज आई एम द मैन्युफैक्चरर बट आई एम नॉट हैविंग दैट कैपेसिटी कि मैं अपने यहां पर बना सकूं, उसका टेस्ट कर सकूं, सो आई एम गोइंग टू यूटिलाइज द अनदर मैन्युफैक्चरर और अनदर लाइसेंसिंग फैसिलिटी, सो आई नीड टू टेक द लोन लाइसेंस। तो लोन लाइसेंस का जो है आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। मेडिकल डिवाइसेस में आपकी इनविट्रो डायग्नोस्टिक डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस भी आती हैं, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आते हैं, और ये सर्जिकल जितने भी सर्जिकल सूचर्स, लिगेचर्स, ये सब आते हैं, मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स वगैरह भी। इसके अलावा और भी डिवाइसेस जो मेंशन्ड है यहाँ पर सब क्लॉज 2 में, ये दैट इज ऑल्सो ओवर हियर। अब थोड़ा सा चैप्टर समझ लेते हैं। यहां पर आप देखोगे चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा चैप्टर किससे डील करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपको ये बनाना है, और फिर फॉर्म MD1 MD2 किससे रिलेटेड है, वो सारी चीजें। फिर उसके अलावा जो शेड्यूल्स बड़े इंपॉर्टेंट, किस शेड्यूल में किसका जिक्र है, तो ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा ओवरव्यू आना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखोगे जब भी कोई मैन्युफैक्चरर जब अप्लाई करता है तो उसके लिए एक अलग फॉर्म नंबर होता है, और जो एजेंसीज या फिर जो कंसर्न बॉडीज हैं वो जब उसको ग्रांट करती हैं लाइसेंस, क्योंकि ये अप्लाई करता है उस फॉर्म नंबर पे, फिर स्क्रूटनी होती है डॉक्यूमेंट्स की, फिर उसके बाद इंस्पेक्शन होता है, प्रॉपर सब कुछ रहा तो डॉक्यूमेंट वगैरह उसको जो है जारी हो जाता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी होता है।
तो एक फॉर्म नंबर में एप्लीकेशन होता है, दूसरे फॉर्म नंबर में जो है ग्रांट होता है। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है कि कब एप्लीकेशन पूछा जा रहा है, कब ग्रांट पूछा जा रहा है इन द सेम कैटेगरी। इंपोर्ट की कैटेगरी में एप्लीकेशन किस फॉर्म पे होगा, इंपोर्ट की कैटेगरी में ग्रांट जो कंसर्न अथॉरिटी वो ग्रांट किस फॉर्म में कर रही है। तो ये वर्ड जो है बहुत ध्यान रखना है, दिस इज द मेन थिंग, यू शुड टेक केयर ऑफ दैट। चलिए चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, जाहिर सी बात है डेफिनेशंस वगैरह के बारे में। सो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके सीएलए, नोटिफाइड बॉडी, नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी, ये सब जो डेफिनेशंस है दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। मेडिकल डिवाइसेस का रेगुलेशन जो होता है वो चैप्टर 2 में होता है। चैप्टर 3 डील्स विद द अथॉरिटीज, ऑफिसर्स एंड बॉडीज, जैसे नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडीज, नोटिफाइड बॉडीज। आप देखोगे जो भी मैन्युफैक्चरर अपने प्लांट जब मेडिकल डिवाइसेस बनाता अपने प्लांट में, उसका इंस्पेक्शन या ऑडिट करने का काम जो है नोटिफाइड बॉडी जैसी संस्था का होता है। उसको अथॉरिटी कौन देता है, वो होता है एक्रेडिटेशन बॉडी का रोल होता है। तो नोटिफाइड बॉडी और एक्रेडिटेशन बॉडी में क्या रोल है, ऑलरेडी हैव क्लैरिफाइड। सर्टेन मेडिकल डिवाइसेस कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन जो 3A में है, रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लास ए नॉन स्टेराइल और नॉन मेजरिंग मेडिकल डिवाइसेस 3B में है। बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, क्योंकि 3A-B है तो वहां पर बारीकी से आपको पता होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस फॉर सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन 4 में। इंपोर्ट, जितनी भी बाहर से मेडिकल डिवाइसेस, मोर देन 70 यू कैन से 75% मेडिकल डिवाइसेस आर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड द कंट्री, दैट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट। सो इंपोर्ट इज टोटली किसका क्षेत्राधिकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। लेवलिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, क्या क्या मेंशन होना चाहिए मेडिकल डिवाइसेस पर, दैट इज चैप्टर 6। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, ह्यूमंस में जो मेडिकल डिवाइसेस टेस्टिंग होती है, चैप्टर 7। इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर फॉर मेडिकल डिवाइसेस व्हिच डज नॉट हैव प्रेडिकेट डिवाइसेस, तो प्रेडिकेट डिवाइसेस जो नहीं है चैप्टर 8 डील करता है। चैप्टर 9 मेडिकल डिवाइस ऑफिसर, मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग ऑफिसर या नोटिफाइड बॉडीज की क्या क्या ड्यूटीज हैं, दैट इज मेंशन्ड इन चैप्टर 9। जो भी लेबोरेटरीज होती है उसका रजिस्ट्रेशन, जहां पर टेस्टिंग होती है मेडिकल डिवाइसेस, दैट इज मेंशन्ड इन चैप्टर 10। सेल मेडिकल डिवाइसेस का पूरा पूरा क्षेत्राधिकार किसका एरिया होता है, स्टेट का होता है। सो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी मींस स्टेट ड्रग कंट्रोलर इज गोइंग टू बी द होलसेल अथॉरिटी। मिसलेनियस में एग्जाम्पशंस हैं, एक्सपोर्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, ये सारे चैप्टर्स आपको याद रखने हैं। मेडिकल डिवाइसेस का क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, मेडिकल डिवाइसेस का क्लासिफिकेशन रिस्क के बेसिस पर है। लो रिस्क अगर है क्लास ए, मॉडरेट, लो टू मॉडरेट रिस्क है, रिस्क बढ़ता जा रहा है, सो क्लास बी। मॉडरेट टू हाई है क्लास सी, सबसे हाई रिस्क है डी। ये आपको आइडिया होना चाहिए कि डी क्लास इज हाईली रिस्क यू कैन मेडिकल डिवाइसेस। तो सी और डी क्लास का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वो कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ए और बी क्लास का कौन देख रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। उसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं। लाइसेंसिंग अथॉरिटी, दो तरीके की लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है। ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति जो होती है एज ए लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी होती है, एज ए इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर भी होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो अब देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी बोले तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कहां बैठते हैं, सीडीएससीओ में। किसकी देखरेख में काम कर रहे हैं, डीटीएबी और ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। उसके नीचे कौन से लोग हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, ठीक है, जो भी ज्वाइंट ड्रग कंट्रोलर वगैरह है उन सब जो भी जूनियर्स उनके हैं सारे के उसमें सब चीजें देख रहे हैं। सीडीएससीओ के रीजनल जोनल ऑफिसर्स होती हैं, पोर्ट ऑफिसर्स होती है, वहां पर इन सबकी नियुक्ति होती है। तो जितने भी बाहर से मेडिकल डिवाइसेस, याद रहे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी मेडिकल डिवाइसेस ए बी सी डी सभी क्लास की मेडिकल डिवाइसेस का इंपोर्ट इज टोटली बेस्ड ऑन, इट इज अंडर द यू कैन से बाउंड्री ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के क्षेत्राधिकार में है ये। सी और डी क्लास क्योंकि दीज आर मॉडरेट टू हाई रिस्क या रिस्क कंपाउंड ये होती है, रिस्की होती है, तो इसलिए इनकी मैन्युफैक्चरिंग टोटली ये जितने भी इंसानों में जांच होती है उनका अप्रूवल सब, चाहे वो ए बी सी डी एवरी क्लास का जो ह्यूमन ट्रायल होता है वो परमिशन आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। क्लिनिकल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ये सब सारी चीजें। स्टेट ड्रग कंट्रोलर के पास क्या अथॉरिटी है, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी बोले तो स्टेट ड्रग कंट्रोलर, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितनी भी ए और बी क्लास की है, क्योंकि ये लो रिस्क है, लो टू मॉडरेट रिस्क वाले हैं, तो इसका क्षेत्राधिकार मैन्युफैक्चरिंग का किसके पास है, स्टेट के पास है। सी और डी के किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेल का मामला, डिस्ट्रीब्यूट करने का मामला जो है वो सारी डिवाइसेस का ए बी सी डी का वो सब का मैटर किसके पास है, स्टेट के पास। ये सब समझ गए। नोटिफाइड बॉडी क्या होती है, नोटिफाइड बॉडी कोई प्राइवेट बॉडी भी होती है, लीगल एंटिटी भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, कॉर्पोरेट भी हो सकती है, जो इनफ कॉम्पिटेंट हो। ये लोग अप्लाई करते हैं नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी के बाद, वो लोग अप्रूव करते हैं सारी चीजें, और ये लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो भी मेडिकल डिवाइसेस रिलेटेड उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसको विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यस, नोटिफाइड बॉडी। ये फिर नोटिफाइड बॉडी को कौन ऑथराइज कर रहा है, एक्रेडिटेशन बॉडी। सो नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बना रही है, ठीक है। ये सब
क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत सर्टिफिकेशन मिल रहा है इनको, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा आइडिया हमें हो गया। फिर शेड्यूल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 8 शेड्यूल्स है मेडिकल डिवाइस रूल्स 2020 में। फर्स्ट शेड्यूल्स में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेज। तो जो मेडिकल डिवाइसेज और इन विट्रो डायग्नोस्टिक डिवाइसेज हैं, किस पैरामीटर पे क्लासिफाई किया जाएगा, दैट इज मेंशन्ड इन फर्स्ट शेड्यूल। जो भी, जैसे मान लो आपको इंपोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट करना हो, या फिर आपको मैन्युफैक्चर करना हो, तो आप एक फॉर्म नंबर में अप्लाई करते हो। तो अप्लाई करने के साथ साथ आप एक फीस देते हो। भाई कोई फ्री फोकट में तो आएगा नहीं आपके इंस्पेक्शन करने, तो आप फीस पे करते हो। तो जो भी फीस पे करते हो वो कहां उसका जिक्र है, ये आपका सेकंड शेड्यूल में। तो फीस का मामला कहीं पर आ जाए तो इट इज होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हैज बीन मेंशन्ड इन सेकंड शेड्यूल, ठीक है। अब देखो थर्ड शेड्यूल में, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नोटिफाइड बॉडी ड्यूटीज। तो नोटिफाइड बॉडीज की ड्यूटीज और उसका फंक्शन और उसका रजिस्ट्रेशन, उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, वो थर्ड शेड्यूल में है। बाकी जितने लाइसेंस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग, सेल वगैरह के लिए, इंपोर्ट के लिए जो भी लाइसेंस है, उनके जो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो जिक्र है फोर्थ शेड्यूल में। तो थर्ड और फोर्थ शेड्यूल में इंपॉर्टेंट फर्क है कि थर्ड शेड्यूल में नोटिफाइड बॉडी के बारे में जिक्र है, फोर्थ शेड्यूल में नोटिफाइड बॉडी के डॉक्यूमेंट और यहां पर अदर एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट थे। तो नोटिफाइड बॉडी का अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात आए, थर्ड शेड्यूल विल बी द करेक्ट ऑप्शन, अदर्स के लिए फोर्थ शेड्यूल विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, मेडिकल डिवाइसेस को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करना होता है, ठीक है, क्यूएमएस को फॉलो करना होता है। यहां पर गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना होता है। जीएमपी वगैरह जो है यहां पर बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का होता है। सिक्स शेड्यूल क्या, पोस्ट अप्रूवल चेंजेस के बारे में डील करता है। सेवन शेड्यूल रिक्वायरमेंट्स फॉर परमिशन टू इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर मेडिकल डिवाइसेस फॉर कंडक्टिंग क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना तो वो सेवन शेड्यूल मेंशन्ड है। एग्जेम्पशन जितने भी छूट प्राप्त है श्रेणी वो है सारी 8 शेड्यूल में मेंशन्ड है, ठीक है। फॉर्म्स आपके जिम में है, फॉर्म्स आप 43 तक फॉर्म है, थोड़ा सा लिखेंगे आप MD1 से। बाकी आप सभी को पता है कि उड़ान जो है वन ऑफ द इंडिया में ट्रेंडिंग बैच है। ऐसा नहीं कि हम लोग अगर इकलौते हैं या फिर और भी लोग हैं तो हम बहुत पैसे आपसे उगाही करें, ऐसा नहीं प्लेटफॉर्म है। क्योंकि हमारा थीम है कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी कंटेंट आपको देना और आपके सपनों को हकीकत में बदलना, आपके सपनों को उड़ान देना, ठीक है। हमारी टैगलाइन भी आपने देखा, जहां सपनों को मिलती उड़ान। उड़ान बैच है यूपीएससी डीआई के लिए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए। जो लोग नहीं रजिस्टर्ड, जिनको नहीं पता है, इट इज इन द बोथ लैंग्वेजेस, वीडियोस, नोट, टेस्ट सीरीज, प्रेस पेपर, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। आप सभी को पता है विद इन जस्ट 10 to 15 days ago syllabus have been released by this UPSC. So as per the syllabus we are providing the classes. It's high valued sessions, most experience. You can be saying I will be leading this batch. So 1699 पे ये ओपन है, आप रजिस्टर कर सकते हैं कूपन्स वगैरह लगा के। फॉर एनी क्वेरी यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। सो थोड़ा सा हमने रिवीजन कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एंड ट्रस्ट मी दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाई वैल्यूड क्वेश्चंस। आपको इंटरनेट पर नहीं मिलने वाली है। अब जब मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूं तो बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले, आप ढूंढ लो किसी भी, कितनी भी हाई फाई किताब में ढूंढ लो, इस तरीके के क्वेश्चंस यू आर नॉट गोइंग टू गेट। एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस आप यहां से मिल जाएंगे, या फिर एफएक्यूज वाले से, या फिर इसी पीडीएफ से। चलिए समझते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यस, Who act as the central licensing authority? अब देखो क्वेश्चंस मैं क्यों करा रहा हूं, मैं चाहता तो इसको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में भी दे देता, टेस्ट सीरीज में भी आएंगे, लेकिन क्वेश्चन कराता हूं तो कैसे आपको टेस्ट को परफॉर्म करना है, कैसे सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है, कैसे सही आंसर तक पहुंचना है, कम या लिमिटेड जानकारी के साथ सही ऑप्शन तक कैसे पहुंच सकते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द एलिमिनेशन मेथड। सो आपको टेक्निक बताना है कि इट्स नॉट अबाउट नंबर्स। टेस्ट सीरीज का कम टेस्ट सीरीज लगाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोचिंग वाले गेम खेलते हैं ना 10,000 20,000 MCQs, तो कुछ मतलब नहीं है। It's all about how you're proceeding with these MCQs. Yes. So who act as the central licensing authority? Shortcut में क्या आएगा, CLA for medical devices in India. चलिए फटाफट ऑप्शंस देखते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ओवरसीज डिवाइस लाइसेंसिंग, इंडियन मेडिकल काउंसिल का कोई लेना देना नहीं, सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टरेट का कोई मतलब नहीं है, नेशनल मेडिकल अथॉरिटी का कोई लेना देना नहीं है। सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी टोटली जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है स्टेट ड्रग कंट्रोलर SDC। समझ गए? तो आप लिख लो यहां पर कि सेंटर में कौन सा है, DCGI। स्टेट में यहां लिखो आप, स्टेट में कौन है, स्टेट ड्रग कंट्रोलर, ऐसे करके। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब कभी स्टेट को लेके आएगा तो आप आराम से लगा लोगे। चलिए थोड़ा इनिशियली आसान क्वेश्चन रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी एज पर द मेडिकल डिवाइसेज रूल्स 2017। अभी परेशान मत हो, अभी तो वन लाइनर क्वेश्चन मैंने रखे, अभी चक्कर आने वाले हैं, अभी सर दर्द होने वाला है सबका। यस, विच एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी? कौन सी एक्टिविटीज सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के क्षेत्राधिकार में होती है,
यानी स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के राइट में नहीं होती। अभी जस्ट मैंने रिवाइज कराया है, फटाफट बताइए जल्दी, कैसे सांप सूंघे? डिफाइन करेंसी, यस, व्हाट अबाउट अदर पीपल? अभी आएंगे क्वेश्चन, अभी धुआं उड़ाने वाले देखो। यस, उमेश इज सेइंग सी, ओके, तोशिबा इज सेइंग ए। जरा थोड़ा सा देखते हैं कैसे यूपीएससी आपके जज्बात के साथ खेलता है। विच एक्टिविटीज रेगुलेटेड, अब वो मैंने पढ़ाया था ना, सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी का दायरा कहां है और स्टेट का। ऑफरिंग फॉर सेल, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, किसका क्षेत्राधिकार है? स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओनली क्लास ए मेडिकल डिवाइसेस। इंपोर्ट एक्टिविटीज फॉर एवरी क्लास ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, बिल्कुल इंपोर्ट सारी क्लास का जो है, ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। मैन्युफैक्चर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनली क्लास बी, ये ओनली ना यूपीएससी बहुत खेलता है, ओनली, ठीक है, यस। तो इंपोर्ट ऐसा कौन सी एक्टिविटी सेंट्रल, तो इंपोर्ट वाला एक ऑप्शन ऐसा है जो कि टोटली आपका सारा का सारा मुद्दा किससे रिलेटेड है, ये, या सी क्लास और डी क्लास की मैन्युफैक्चरिंग इनके, या फिर क्लिनिकल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन या क्लिनिकल ह्यूमंस में टेस्टिंग, ये सब किसका दायरा है? सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी का। तो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, यस। तो शिवा जी बोल रहे ए, नहीं गड़बड़ नहीं करना है, एक ही टीचर पढ़ा रहा है, फिर कैसे गड़बड़ हो रहा है? यस, सी, समझ गए? अब आपको जब इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाए तो आपको क्या करना है, और तो पूरा सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटीज के दायरे कहां है, पॉइंटर वाइज नोट्स बना लो आप, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंपोर्ट, क्लिनिकल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, क्लिनिकल ट्रायल जितना भी है ये सब, मैन्युफैक्चरिंग सी एंड डी क्लास की, ये सब यू शुड राइट डाउन, क्योंकि कल को ये ऑप्शन पूछा गया, कल को और कुछ पूछ दिया जा सके आपसे। व्हाट इज अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिगार्डिंग मेडिकल डिवाइस? जाहिर सी बात है कि जब क्वेश्चंस आपसे सेंट्रल पे पूछे जा सकते हैं तो यू शुड हैव क्लैरिटी अबाउट द स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज। तो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या? स्टेट ड्रग कंट्रोलर, क्या सेल वाला, डिस्ट्रीब्यूटर वाला सारा मुद्दा, ए और बी के मैन्युफैक्चरिंग सारा मुद्दा, यही तो था। ये सब किसके अंडर में था? स्टेट के लाइसेंसिंग अथॉरिटीज में था। चलिए देखते हैं, ऑप्शंस को पढ़ो, एलिमिनेट करो, एलिमिनेशन मेथड आप लगाओ। एलिमिनेशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी। हालांकि कभी कभी यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे सेट करता है, सिविल सर्विसेज में एक साल तो एलिमिनेशन आप लगा ही नहीं सकते थे, बट मोस्टली एलिमिनेशन मेथड इज वर्किंग इन केस ऑफ यूपीएससी। छांटिए अब जरा, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के दायरे में क्या क्या है? इंपोर्ट एंड अप्रूवल ऑफ न्यू क्लास डी मेडिकल डिवाइसेस, नहीं। रजिस्ट्रेशन एंड लिस्टिंग ऑफ सर्टिफाइड नोटिफाइड बॉडी, भाई नोटिफाइड बॉडी का तो इनका है नहीं। मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास ए एंड पी मेडिकल डिवाइसेस, क्लिनिकल ट्रायल ऑथराइजेशन इनका है ही नहीं, यस। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन एज पर द क्वेश्चन। तो नॉलेज से आप छांटते जा रहे हो। मेथड ऑफ एलिमिनेशन, चलिए चलो बताओ, बिना देखे आपको बताना चाहिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? essential principle for the safety and performance of medical devices applicable to all risk classes of medical devices. क्या essential principle था? यस, हम लोग देखते हैं जरा, चलिए बताइए, ऑप्शंस को देखो आप, जस्ट चेक आउट द ऑप्शंस। मैं साइड होता हूं थोड़ा सा, यस। essential principle apply equally to all classes of medical devices, हाँ सभी के लिए होता है। applies only for high risk class, नहीं only, भाई कोई भी मेडिकल उसके नहीं है, only to medium and high risk, नहीं। essential principle apply only for low risk, only खेल रहे हैं ये, नो कोई भी हो, किसी भी क्लास की हो, it applies to all. And what is the principle? Safety and performance. Option A will be the correct. Next, where one can find the prescribed fees important है,
कीवर्ड फॉर सबमिटिंग वेरियस एप्लीकेशन, जब वेरियस एप्लीकेशन को सबमिट करते हो अंडर द मेडिकल डिवाइसेज रूल्स 2017। सो अंडर द मेडिकल डिवाइसेज रूल्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रहा हूं ताकि लैंग्वेज का इशू ना हो। अंडर मेडिकल डिवाइसेज रूल 2017 प्रिस्क्राइब फीस का नॉर्म किधर है, कहां पर मेंशन है? तो शेड्यूल्स बताओ। अब आपको पता होना चाहिए कि इट इज मेंशन्ड इन सेकंड शेड्यूल, तो ऑप्शन में पकड़ो सेकंड शेड्यूल कहां है, ढूंढो, जस्ट सर्च फॉर द सेकंड शेड्यूल। चलो साइड हो जाता हूं मैं थोड़ा सा। डिटेल्ड इन द अपेंडिक्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेज रूल्स 2017। अपेंडिक्स का नहीं मतलब शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल नहीं सर। लिस्टेड इन द ऑफिशियल मेडिकल डिवाइस रूल्स वेबसाइट नहीं सर। विद इन द सेकंड शेड्यूल। सो सेकंड शेड्यूल में अगर कई ऑप्शन होते तब थोड़ा सा देखना पड़ता, बट दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड शेड्यूल। यस, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, चलो बताओ ये वाला क्वेश्चन बताओ। अब फॉर्म फॉर्म खेलते हैं थोड़ा सा। भाई इतने दिन से पढ़ रहे हो, 4-5 सेशन हो गए मेडिकल डिवाइसेस के, थोड़ा सा तो खेलना पड़ेगा फॉर्म फॉर्म। अंडर मेडिकल डिवाइसेस 2017 रूल्स व्हिच फॉर्म मस्ट बी यूज्ड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस फॉर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन और ट्रेनिंग पर्पजेस के लिए। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन या ट्रेनिंग पर्पजेस के लिए जो मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका लाइसेंस ऑब्टेन किस फॉर्म में होगा? यूज टू ऑब्टेन, तो ये एप्लीकेशन वाला फॉर्म नंबर होगा या ग्रांट वाला होगा? बताओ। एप्लीकेशन दे आर आस्किंग और ग्रांट दे आर आस्किंग? आ रहा है मजा? सांप सूंघ गया सबको। यस, MD13। चलिए नेक्स्ट। Which form under medical devices rule 2017 serve as the official import license for medical devices intended for demonstration or evaluation purpose? बताइए। यस, थोड़ा फॉर्म फॉर्म खेल लेते हैं। अभी लग रहा होगा कंफ्यूजन है, याद नहीं आ रहा है, पढ़ना पड़ेगा फॉर्म्स। Which form under medical devices serves as the official import license for medical devices intended for demonstration or evaluation purpose? समझ गए क्या है? यस, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, MD17 पढ़ाया तो था आपको, MD17। चलो, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये सब रटने वाला है। चलो नेक्स्ट, ये तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अब एक्सप्लेनेशन, जहां जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। MD13 मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017 के हिसाब से लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग इशू होता है, वो MD13 में होता है, जबकि लाइसेंस फॉर इंपोर्ट इज इशूड इन MD17। दिस वॉज द कीवर्ड। यस, गॉट द पॉइंट? यस। वैलिडिटी कब तक होती है? नीचे लिखा हुआ है। यस, लेकिन इवेल्युएशन से इंपॉर्टेंट है इंपोर्ट, इंपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू MDR 2017, व्हाट इज द मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड फॉर द लाइसेंस ग्रांटेड इन MD13 और फॉर्म 17 फॉर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, टेस्टिंग, इवेल्युएशन और ट्रेनिंग पर्पजेस? बताओ। MDR 2017 के हिसाब से मैक्सिमम वैधता या मैक्सिमम वैलिडिटी लाइसेंस जो ग्रांट होता है 13 और 17 के अंडर पर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, टेस्टिंग और ट्रेनिंग पर्पजेस के लिए कितनी वैधता होती है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, अनलिमिटेड टाइम? अभी जस्ट पिछले में देखा हमने, हाईलाइट किया था मैंने ऐसे। यस, 5 years, नो 3 years। सी,
ठीक है, 3 years। चलो नेक्स्ट। What is the defining characteristic of the Central Medical Device Testing Laboratory under MDR 2017? बताओ। सेंट्रल मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग लेबोरेटरीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब किसके तहत उसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है? हु इज गोइंग टू बी द फाइनल अथॉरिटी, हु इज गोइंग टू बी द अप्रूवल अथॉरिटी? यस, बताइए। गवर्नमेंट डिजिग्नेटेड लेबोरेटरी अंडर रूल 19 प्राइवेटली रजिस्टर्ड नहीं होती है। इंटरनेशनली सर्टिफाइड लेबोरेटरी जरूरी ऐसा नहीं है। स्टेट ऑपरेटेड लेबोरेटरीज अंडर रूल, स्टेट ऑपरेटेड नहीं, गवर्नमेंट ऑपरेट करती है इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, ए। सॉरी, थोड़ा खाना ज्यादा हो गया। यस, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रूल 19 means a medical device testing laboratory designated by central government under rule 19, rule 19 and central government having the authority. Next, which organization are authorized to audit manufacturing facilities of class A and class B medical devices in the country? बताइए। क्लास ए और क्लास बी जितनी भी मेडिकल डिवाइसेज जहां पर बन रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, उनको ऑडिट करने का अधिकार किसके पास है? अभी बताया था मैंने, नोटिफाइड बॉडी, रिक्रूटमेंट, ये एक्रेडिटेशन बॉडी किसके पास है? दीपानी सिंह डी। ओनली डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग विद सीडीएससीओ रजिस्ट्रेशन कैन परफॉर्म सच? नो। नोटिफाइड बॉडी रजिस्टर्ड विद सीडीएससीओ में ऑडिट दिस डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। इंटरनेशनली सर्टिफिकेशन एजेंसीज आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल, ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिटिंग सच डिवाइस फैसिलिटीज। बताइए, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, बताइए कौन सा? विच ऑर्गेनाइजेशन? भाई साहब, ऑर्गेनाइजेशन लिखा है। ठीक है, यस, कीवर्ड, कीवर्ड पकड़ना है। Only notified bodies who are registered with the CDSCO are eligible for audit, class A and class B. चलो ठीक है। Within what specific time frame? टाइम फ्रेम पूछा गया, किस समयावधि में the medical device officer conduct inspection for class C and class D medical devices, a manufacturing license application is submitted assuming this. किस टाइम फ्रेम में? What is the time frame? Within 120 days, 60 days, 90 days, 30 days? बताओ। इंस्पेक्शन जो है कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए आइडियली? 120 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 30 डेज? बता दो था। इट इज 60 डेज, इट्स 60 डेज। यस, यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी एंड डी मेडिकल डिवाइस इंस्पेक्शन विल बी कैरिड आउट बाय द मेडिकल डिवाइस ऑफिसर्स, टेस्टिंग ऑफिसर नहीं, मेडिकल डिवाइस ऑफिसर। मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग ऑफिसर गवर्नमेंट एनालिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट। मेडिकल डिवाइस ऑफिसर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों द्वारा नियुक्ति होती है। 60 डेज। नेक्स्ट, हु मस्ट सबमिट पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस डेटा टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटीज? पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस डेटा किसको सबमिट करना चाहिए? बताइए। What is going to be the correct option for this question? चलिए थोड़ा और साइड हो जाता हूं, जल्दी बताइए। आ रहा अभी यूपीएससी का एकदम जो टिपिकल क्वेश्चन होता है ना, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 2 इज करेक्ट, अभी वो सब पैटर्न पे भी है। यस, लाइसेंस होल्डर। चलो आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द मेडिकल डिवाइस रूल 2017,
विच चैप्टर प्रिस्क्राइब्स द लेवलिंग रिक्वायरमेंट्स, चैप्टर और लेवलिंग रिक्वायरमेंट्स 1 2 3 4 5 6 किसमें था चैप्टर लेवलिंग रिक्वायरमेंट्स से रिलेटेड चैप्टर, चैप्टर 6, तो चैप्टर 6 को ढूंढो, नहीं सर, चैप्टर 2 नहीं सर, 6 हो सकता है सर, 9 नहीं सर, 6। ऐसे क्वेश्चन एकदम बिल्कुल धज्जे उड़ा देना है क्वेश्चंस की। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट हाउ शुड द डेट ऑफ एक्सपायरी बी प्रेजेंटेड ऑन लेवल्स, बताओ किस फॉर्म में होती है। एक्सपायरी डेट मस्ट बी इंडिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ ईयर, मंथ ओनली, बोथ ओनली, डे मंथ एंड ईयर ओनली, सब ओनली, बताओ। यस, मंथ एंड ईयर। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा सा मैंने क्लास में बताया था लेकिन ये वीडियो और भी बच्चे देखेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। एक्सपायरी डेट, ड्रग की कैटेगरी से समझ लेते हैं। एक्सपायरी डेट वगैरह जो हम एस्टिमेट करते हैं ना, सेल्फ लाइफ T90, यानी कि 10% दवा लॉस हो गई है, 90% दवा रिमेनिंग है। हाफ लाइफ से क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करते हैं। लेकिन एक्सपायरी डेट कैसे निकालते हैं जनरली हम लोग, एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग से। और दवाएं डिग्रेड होती हैं लाइट से, ह्यूमिडिटी से, टेम्परेचर से। तो लाइट सेंसिटिव अगर ड्रग्स होगी, लिखा रहता है ना कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, तो वो इसलिए लिखा गया क्योंकि सेंसिटिव है वो लाइट से। तो फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग किया गया है एज पर द आईसीएस गाइडलाइंस, ठीक है। तो अभी टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का पैरामीटर मेंटेन करके आईसीएस की गाइडलाइन फॉलो करके एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। और एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है परसेंटेज ड्रग रिमेनिंग वर्सेस टाइम के बीच। तो इनिशियली कोई भी दवा 100% होती है, वो समय के हिसाब से डिग्रेड होती है, इसीलिए दवाओं में ओवर एजेस भी जोड़ा जाता है, एक्स्ट्रा दवाएं भी जोड़ी जाती है। जैसे ये 10%, 20, 30, 40, 50, 80, 90, 100 इस तरीके से, 0 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, इस तरीके से। तो आप क्या करते हो, टेस्टिंग करते हो, इसको टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हो एज पर द आईसीएस गाइडलाइंस, और अलग अलग टाइम इंटरवल पे सैंपल लेते हो और एनालिटिकल टेक्निक, चाहे वो एचपीएलसी हो चाहे एलसीएमएस हो, उन सब से डेटा निकालते हो। तो जैसे अपने टाइम पॉइंट लिया और चेक किया, पता लगा कि 90% दवाएं जो है रिमेनिंग, इनिशियली 100% होती, समय के साथ साथ कम होती है, तो यहां से आप यू विल बी एक्स्ट्रापोलेटिंग दैट। तो आज से लेके आफ्टर 1 मंथ द एक्सपायरी डेट विल बी देयर। आप ये नहीं डिसाइड करते कि 1 फरवरी 2025, 1 फरवरी 2027, नो, February 2027. So exactly, because this is going to be the extrapolated data, so you cannot be exact. That's why month and year में mentioned होती है। और इस तरीके से एक्सपायरी डेट हम किसी भी दवा का निकालते हैं। फार्मेसी वालों को क्या, पहले फर्स्ट ईयर में लेवलिंग सिखाया, फलाना फार्मास्यूटिकल्स एक्सपायरी डेट ये। अब समझ में आ रहा होगा कि हाउ एक्सपायरी डेट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द स्टेबिलिटी टेस्टिंग। यस, चलिए नेक्स्ट। तो एक्सपायरी डेट मंथ और ईयर में है। कहीं भी दवा पे भी उठा के देख लो, कोई भी दवा उठाओ, जैसे ये देखो यहां पर लिखा हुआ है बैच। बैच नंबर दवाओं पर क्यों होता है, ट्रेस करने के लिए, चीजों को ट्रेस कर सको कुछ गड़बड़ है तो, ठीक है। बैच में दवाएं क्यों बनाई जाती है, रिस्क को कम करने के लिए। अगर एक साथ 50 लाख टैबलेट बना दोगे, कुछ गड़बड़ हुआ तब, तो थोड़ा थोड़ा रिस्क को अवॉइड करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग 1/2024, एक्सपायरी डेट इज 12। इनको कैसे पता लगा कि दिसंबर 2025 में जाके एक्सपायर होगी? सो दे हैव परफॉर्म द स्टेबिलिटी टेस्टिंग। क्या किया इन्होंने, एक्सेलरेट कर दिया, जो टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी से डिग्रेड हो रही थी उसको बढ़ा दिया इन्होंने। तो जो चीज 2 साल बाद होने वाली थी, दे हैव एस्टिमेटेड दैट, इसीलिए उसका नाम होता है एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। एक्सेलरेट कर देना, बढ़ा देना रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को, ठीक है। चलो, सो मंथ और उसमें, तो जो मंथ वाला है ऑप्शन है इसमें देख लो, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ मंथ एंड ईयर ओनली, डे नहीं होता है। यहां क्या लिखा है, ईयर एंड मंथ लिखा, ईयर और मंथ नहीं होता, मंथ एंड ईयर होता है। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर यहां डे नहीं, डे में नहीं होता है, डे नहीं होता है। This is going to be the correct option. इस तरीके से we need to go on the right option. What the point? Yes. Next. Year and month नहीं, month and year. Next. Where is the residual shelf life of medical devices specified according to the provided text?
कहां पर मेंशन्ड है, बताओ। रेसिडुअल शेल्फ लाइफ हम कहां निकालते हैं, जिसका जिक्र है मेडिकल डिवाइसेज रूल्स किसमें, रूल 47, 24, 47, 49, बताओ। कौन से मेडिकल डिवाइस रूल्स? जस्ट गो फॉर द करेक्ट ऑप्शन, जल्दी जल्दी बताओ। रूल 47, ये भी देखना है। दे कैन गिव द क्लोज ऑप्शंस। नेक्स्ट, चलो। अकॉर्डिंग टू मेडिकल डिवाइस रूल 2017, व्हाट मस्ट एप्लीकेंट कंप्लाई विद द व्हेन मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल डिवाइसेस। तो मेडिकल डिवाइसेस को हम लोग बना रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर है उसको किससे कंप्लाई करना चाहिए? एप्लीकेशन applicant must comply with the clinical trial and patient consent requirement, with the quality management system requirement, किसको देखा जाता है? Standard for electronic medical devices must comply with the GMP certification। GMP का तो कोई लेना देना यहाँ नहीं है, यहाँ तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का लेना देना है। P, देखो ये ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन दीज आर नैरो। तो यूपीएससी में देयर कुड बी मल्टीपल ऑप्शंस कुड बी करेक्ट, बट whatsoever is going to be most correct option, that will be the answer. Yes, quality management system we are going to follow. Next, where can the environmental requirements for the certain categories of medical devices be found? Environmental related जो भी requirements है वो कहां mentioned है MDR 2017 में? Where it has been mentioned? Yes, environmental related. प्रीफेस में, एनेक्सर बी में, फर्स्ट शेड्यूल में, एनेक्सर ए ऑफ फिफ्थ शेड्यूल, कहां पर जिक्र है? शेड्यूल फिफ्थ, यस, डी, शेड्यूल फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोविंद जी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मेडिकल डिवाइस रूल उनका काफी अच्छा तैयार है। आपके कॉम्पिटिटर ये रहे, ये ठीक है। चलिए, एनेक्सर ए ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल। नेक्स्ट, can a single test license application for the medical devices include more than one testing site? भाई एक ही जगह आपने अप्लाई कर लो मल्टीपल टेस्टिंग साइट्स के लिए, क्या एक ही लाइसेंस सफिशिएंट है? एक ही जगह आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा? बताओ। मल्टीपल टेस्टिंग साइट है तो क्या अलग अलग लाइसेंसिंग आप लोगे, या फिर एक ही लाइसेंस से काम चला लोगे, या एक ही लाइसेंस जब अप्लाई करोगे तो मल्टीपल साइट्स का जिक्र वहां कर दोगे कि हाँ भाई हमारे पास ये साइटें हैं? भाई जिक्र करना ज्यादा अच्छा है ना, एक फॉर्म भरो और उसमें जिक्र कर दो कि ये साइटें हैं, तो एक ही फॉर्म के तहत आपको मिल जाएगा। तो देखो, yes, C. Next, applicants intends to send the medical device to the different testing centers, they may submit single test. Next, चलिए, what is the validity period of the import license, manufacturing license, registration certificate? इसकी वैलिडिटी क्या होती है बताओ जल्दी। काफी लोग जुड़े हुए यार, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं, कैसे सन्नाटा कैसे पसरा हुआ है, जल्दी बताओ आप। अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है, उमेश जी कह रहे बी, ओके। बताइए, रिटेंशन फीस हर 5 साल पे आपको देनी होती है, अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है, जब तक सस्पेंड और कैंसिल ना हो जाए। समझ गए? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, as per the medical devices rule 2017, which disinfectants are regulated under the medical devices rules? कौन से डिसइंफेक्टेंट बताइए? यस, ढंग से पढ़ो, यूपीएससी के क्वेश्चन है ये।
स्टेट का आप एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हो, क्लास सी और क्लास डी क्लास की नौकरी का नहीं एग्जाम दे रहे हो आप, ए और बी क्लास का दे रहे हो। क्वेश्चन टफ होंगे, ऐसे पसीना छूटने वाला है एक्चुअल एग्जाम में, तो बेहतर है यही पसीना बहा लो। ऑल टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट यूज इन हॉस्पिटल, ओनली डिसइंफेक्टेंट यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ हॉस्पिटल्स, ओनली डिसइंफेक्टेंट इंटेंडेड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, डिसइंफेक्टेंट यूज फॉर, भाई हॉस्पिटल के डिसइंफेक्टेंट से क्या लेना देना हमारा है, जाहिर सी बात है मेडिकल डिवाइसेस के डिसइंफेक्शन में जो यूज हो रहे होंगे उन्हीं को अलाउ हम करेंगे, उन्हीं से हमारा लेना देना होगा। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस तब काम करेगा जब दिमाग शांत होगा। Under the Medical Devices Rule 2017 is a license required for medical devices that are exclusively intended for research या quality control के लिए। लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है मेडिकल डिवाइसेस के लिए जो कि रिसर्च पर्पज और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग के लिए होते हैं। बताइए, आ रहा है मजा? चलो बताओ। A license required for medical device that are exclusively intended for research use, कहां पर जिक्र है? पढ़ो आप। 2020 में ऑर्डर जारी किया गया तो उसके हिसाब से विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अब आया थोड़ा सा मजा वाला क्वेश्चन, अब लगाओ जरा थोड़ा सा। अब आया ना ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 and 2 आर करेक्ट, 1, 2 and 3, ये रहे एक्चुअल क्वेश्चंस यूपीएससी वाले। बताओ जरा, पढ़ो थोड़ा सा, जब पढ़ लेना तो बता देना। अंडर मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्जम्पशन फॉर मेडिकल डिवाइसेस करेक्ट? मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 में एग्जम्पशन से रिलेटेड कौन से सेंटेंस सही हैं? बताओ। 8th शेड्यूल ऑफ मेडिकल डिवाइसेस 2017 स्पेसिफिक एग्जम्पशन फॉर सर्टेन मेडिकल डिवाइसेस, हाँ 8th शेड्यूल में है एग्जम्पशन, अभी तो बताया था मैंने। प्रोविजंस अंडर 8th शेड्यूल आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, नहीं ये तो गलत है, 2 को एलिमिनेट कर दो। सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स द अथॉरिटी टू अमेंड द एंट्रीज इन द 8th शेड्यूल, बिल्कुल सही बात है। 8th शेड्यूल प्रोवाइड्स एन एग्जम्पशन एप्लीकेबल ओनली टू द इंपोर्टेड मेडिकल डिवाइस, ऐसा क्या है क्या? चलो करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो कौन कौन सा श्योर लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है, बताओ। ये वाला थोड़ा सा श्योरिटी, कैन नॉट बी मॉडिफाइड, तो 2 को एलिमिनेट करो। चलो सर ये वाला एलिमिनेट कर दो, और कौन सा लग रहा है सर? ओनली टू द इंपोर्ट, थोड़ा सा 4 वाला भी गड़बड़ लग रहा है, तो अगर 4 वालों को भी हटा दे तब? समझ गए? 1 and 3 ओनली। देखो मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ऐसे क्वेश्चंस में मेथड ऑफ एलिमिनेशन इज द ऑप्शन। कितना भारी भरकम सा सवाल है, लग गया? केवल एक आपके एक फैक्ट से कि एग्जाम्पशंस आर मेनली, सारे एग्जाम्पशंस जितने हैं दे आर मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल, तभी वो मैंने आपको शेड्यूल बताया था। तो देखो केवल बेसिक जानकारी आपको पढ़ा दी मैंने, क्वेश्चंस यू आर इन अ सिचुएशन टू हैंडल द क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो और पढ़ो जरा, ये वाले पढ़ो, पढ़ के बताना। With reference to the regulation of medical device in India, consider the following statement. Regulation of medical device, Chapter 2, regarding stand alone सॉफ्टवेयर, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है क्या वो भी मेडिकल डिवाइसेस रूल्स के अंडर आता है या नहीं आता है? बताओ। देखो, स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर दैट क्वालिफाइज इन मेडिकल इज exempt फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर मेडिकल डिवाइसेस, पॉसिबिलिटी क्वाइट पॉसिबल। Dated 11 February 2020, a role in determining whether standalone software fall under definition of medical device, पता नहीं, जानकारी नहीं है। All type of software used in healthcare setting are automatically, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। Only software embedded in physical medical equipment, कुछ गड़बड़ लग रहा दया। यस, देखो अब हमें नहीं है, मैं मान के चला कि मेरे पास नहीं नॉलेज है या आपके पास नहीं है, थोड़ा सा ऑप्शन देखो। ऑल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड इन हेल्थ केयर सेटिंग, कहां कहां सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, क्या सबकी जिम्मेदारी मेडिकल डिवाइस रूल्स है? कुछ गड़बड़ लग रहा है दया।
ओनली सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन फिजिकल मेडिकल, ये भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। तो 3 और 4 को एलिमिनेट करो जरा। 2 को, अब जरा 2 को क्रॉस चेक करो। अब जब 3 एलिमिनेट हो गया तो आपको ये भी नहीं पता, तो अब मान लो कि यही होगा आंसर। 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द पावर ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इस तरीके से समझ गए। चलो नेक्स्ट बताओ आप। हाउ कैन अ मेडिकल डिवाइस विथ मेजरिंग फंक्शन बी आइडेंटिफाइड अंडर, ये मेजरिंग फंक्शन जहां पर हो, जैसे मेडिकल डिवाइस कोई ड्रग डिलीवरी वाली है, भाई मेजरिंग फंक्शन होगा, उसमें दवाई को नाप सकती है वो। बताओ। पढ़ो जल्दी जल्दी, ऐसे समय खाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। पढ़ लेना आप आराम से। यस नेक्स्ट पढ़ो आप इसको अच्छे से। ठीक है, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इश्यू द फ्री सेल सर्टिफिकेट, नॉन कन्विक्शन सर्टिफिकेट और मार्केट स्टैंडिंग सर्टिफिकेट फॉर क्लास ए नॉन स्ट्राइल एंड नॉन मेजरिंग। क्लास ए नॉन स्ट्राइल एंड नॉन मेजरिंग, बताओ कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। क्लास ए अंडर द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, और हो सकता है स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्लास ए के लिए है। क्लास ए, ठीक है, क्लास ए आइडिया है। ए और बी स्टेट, सी एंड डी। अब देखो ध्यान से, एज द कंट्रोल ऑफ क्लास ए मेडिकल डिवाइसेज इज अंडर द स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, द एप्लीकेंट में अप्रोच दिस सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, अब ये जरा देखो, यहां पर ध्यान से देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो बताओ, एबीसीडी, एबीसीडी पढ़ना आपको। द रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशन, ए क्या होता है, लो रिस्क, बी वाला मॉडरेट रिस्क होता है, यानी लो टू मॉडरेट होता है, सी वाला मॉडरेट टू हाई होता है, डी वाला हाई होता है। तो जरा ढूंढो कौन सा ऑप्शन इस तरीके का, जल्दी बताओ। बी, ठीक है, चलो नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द रूल 3 ऑफ द मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017, व्हाट इज द करेक्ट प्रोसेस फॉलोड बाय द सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर रिस्क क्लासिफिकेशन। बताओ क्या प्रोसेस है। थोड़ा सा ऑप्शन पढ़ो, समझ में आएगा कहना क्या चाह रहे, जज्बात क्या है इनके। कोई लोगों के सर दर्द हो गया, डिस्प्रिन खाने चले गए। चलो, CLA सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटीज, जल्दी। रिस्क पैरामीटर के हिसाब से फर्स्ट शेड्यूल में, आपको पता है ना, रिस्क बेस्ड पैरामीटर क्लासिफिकेशन फर्स्ट शेड्यूल में सीडीएसयू की वेबसाइट पर अपडेट होगा। यस, यही वाला फैक्ट पकड़ना था इसमें। चलो नेक्स्ट, अंडर द मेडिकल डिवाइस रूल 2000 व्हिच अथॉरिटी इज रिस्पांसिबल फॉर द इशूइंग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर डिफरेंट क्लास। ठीक है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। बजे 4 बजे हरियाणा वाले में क्लास है, तो बच्चों को अपडेट कर दो कि 4:30 बजे जुड़ेंगे। ठीक है, यूट्यूब वाले पे कमेंट बॉक्स में जाके पिन 4:30 बजे। बताओ आप, अंडर द मेडिकल डिवाइस रूल सीधना विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ऑफ डिफरेंट क्लास फॉर मेडिकल डिवाइसेज।
उल्टा है, all classes no, only for class A and state licensing for B C D no, B will be the correct option. ठीक है, चलो बताओ। रिगार्डिंग द इंस्पेक्शन 4:30 regarding the inspection of manufacturing sites before granting a manufacturing license for medical device in India, which are the following? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारीक क्वेश्चन है ये। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग साइट के जब हम इंस्पेक्शन करते हैं, किसी भी लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जारी करने के लिए मेडिकल डिवाइसेस से संबंधित, तो कौन सा कथन सही है? फॉर इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरर्स नो ऑडिट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग साइट इज रिक्वायर्ड बिफोर ग्रांटिंग अ लाइसेंस, ये क्लास ए सही लग रहा है। इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर क्लास ए के लिए, क्योंकि लो रिस्क होता है। फॉर बी सी एंड डी मेडिकल डिवाइसेज मैन्युफैक्चरिंग साइट मस्ट बी ऑडिटेड, बिल्कुल सही है, बी सी और डी को किया जाना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग साइट फॉर ऑल क्लासेस ऑफ मेडिकल डिवाइस रिक्वायर मैन्युफैक्चरिंग इंस्पेक्शन, नहीं, ए वाला जो है मैंडेटरी इंस्पेक्शन नहीं होता, ये सही होता है। बी एंड सी मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग साइट मस्ट बी ऑडिटेड, ये भी सही लग रहा है। ऑल का इंस्पेक्शन नहीं होता है, गलत है ये, तो 3 को एलिमिनेट करो आप। ओनली 1 and 2, यस, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है। ओनली 1 and 2, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग साइट का इंस्पेक्शन कहां पर, किस कैटेगरी में जरूरी होता है? ए में नॉन इंस्टॉल नॉन मेजरिंग वाले जो होते हैं ना, उनमें जरूरी नहीं होता है, बाकी सब में जो है जरूरी होता है इंस्पेक्शन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, with reference to the concept of loan license in the regulation of medical devices consider the following statement. लोन लाइसेंस से संबंधित कौन सा कथन सही है, बताइए। which of the statement given above is or correct, जल्दी बताओ, है ना यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन सारे, बताओ। सेम उसी यूपीएससी के तर्ज पर है मामला। A loan license permits a person to manufacture a medical device using their own manufacturing device. Loan license is issued either by the state licensing authorities or the central license, depending on the classification of medical devices. A loan license allows manufacturing of medical device at the site of another license, but only for devices already provided for the site. हाँ, थर्ड वाला सही लग रहा है, बताओ। वन वाले को निकालो, वन वाले को एलिमिनेट करो, वन को एलिमिनेट करो, देखो if you are able to eliminate one of the option, it may be easy for you. ओन मैन्युफैक्चरिंग साइट के लिए नहीं होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थोड़ा सर दर्द कराने वाले क्वेश्चन है, बट समय लेना चाहिए इस क्वेश्चन पे। बताओ, विथ रेफरेंस टू द अप्रूवल ऑफ न्यूट्रल कोड या स्पेशल कोड नंबर, सर ये तो क्लास में पढ़ा ही नहीं मैंने, ये कहां से आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो टीचर नहीं पढ़ा के जाएगा आपको, या छूट जाएगा, या आप नहीं पढ़ के जाओगे, ऐसे क्वेश्चन को भी हैंडल करना पड़ेगा। दिस विल बी अ टफ क्वेश्चन फॉर एवरीवन। जिन्होंने लगा लिया उनके रैंक बढ़िया आ जाएगी, जिन्होंने नहीं लगा पाए तो कोई हाथ तो मचाने की जरूरत नहीं। चलो बताओ, न्यूरल कोड या स्पेशल कोड क्या होता है मेडिकल डिवाइस का? स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द न्यूरल कोड, नहीं। न्यूरल कोड स्पेशल कोड इज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटीज फॉर ऑल क्लास, बिल्कुल सही बात है। न्यूरल कोड इज रिक्वायर्ड टू कंसील द आइडेंटिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर ड्यूरिंग एक्सपोर्ट, तो देखो पहला तो नहीं है, तो पहला ऑप्शन हटाओ। तो या तो 2 हो सकता है या 2, 3 दोनों हो सकता है। अब बताओ कौन सा हो सकता है? बी, एक्सपोर्ट के दौरान, ठीक है। तो सेंट्रल लाइसेंसिंग अप्रूव करती है न्यूरल या स्पेशल कोड को फॉर द एक्सपोर्ट पर्पज इन रिस्पेक्ट टू ऑल क्लास ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। ऑल क्लास ऑफ मेडिकल डिवाइसेस के लिए, एक्सपोर्ट पर्पज के लिए सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी अप्रूव करती है न्यूरल कोड्स को। फॉर द पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको नहीं पढ़ाया गया तो लिख लो कहीं पर इसको। नेक्स्ट,
with reference to the procedure for obtaining an import license for medical devices under the medical devices rule 2017, consider the following statement. import license, सही कथन चूज करिए। इंपोर्ट लाइसेंस, बताओ इंपोर्ट लाइसेंस के बारे में पूछा गया है। चैप्टर 6, द एप्लीकेशन फॉर इंपोर्ट लाइसेंस मस्ट बी सबमिटेड इन फॉर्म 14। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन आर स्पेसिफाइड इन 4 शेड्यूल। हाँ, इंपोर्ट वाले जो थे वो 4 शेड्यूल में थे, यही तो था। एप्लीकेशन फीस फॉर द इंपोर्ट लाइसेंस आर प्रिस्क्राइब अंडर द 3rd शेड्यूल। फीस जो भी था वो 2nd शेड्यूल में था। सबमिटेड टू द सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। हाँ, सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को करते हैं हम लोग, बिल्कुल सही बात है। अब देखो काटो छाटो इसमें कौन सा नहीं है। अब श्योर हो कि 3rd वाला नहीं है तो 3rd वाले को एलिमिनेट करो। लो सर, 1 and 2 और 4। अब क्रॉस चेक करो, 1 भी सही है, 2 भी सही है सर, सॉरी 2 भी सही है, 4 भी सही है। यस, इस तरीके से आपको पहुंचना है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना प्रैक्टिस करना कर लो आप फॉर द यूपीएससी। समझ गए? तो देखो कैसे मैं क्वेश्चंस लगा रहा हूं। अब ये आप खुद टेस्ट सीरीज लगाते तो शायद इतना दिमाग नहीं इस एंगल से सोचते, लेकिन अब मैं क्वेश्चन खुद सॉल्व कर रहा हूं तो आप मेरा तरीका भी समझ रहे होगे कि कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूं क्वेश्चंस को। यही सिखाना है मुझे, यही बताना आपको हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच द क्वेश्चंस। जरूरी नहीं कि हमें हर चीज पता हो। वी आर हैविंग द लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, वी आर हैविंग द लिमिटेड नॉलेज। आपके पास भी लिमिटेड है, मेरे पास भी लिमिटेड है। सब कुछ मुझे नहीं आता है ना, सब कुछ आपको ही आता है। नोबडी इज परफेक्ट, बट विद द लिमिटेड नॉलेज वी कैन जस्ट गो फॉर द राइट आंसर। समझ गए? मेथड ऑफ एलिमिनेशन। नेक्स्ट, चलो बताओ, कुछ बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। बताओ क्या लिखा है। विथ रेफरेंस टू द इंपोर्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेज अंडर दिस रूल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑथराइज एजेंट। ऑथराइज एजेंट का मतलब कौन सा होता है? कोई थर्ड पार्टी पर्सन या फिर ऐसी कोई एंटिटी जो बाहर की कंपनी ने इंडिया में हायर कर रखा है कि भाई तुम वहां से जो भी डील होगा, मैटर होगा एक्सपोर्ट का, सारा हमारा डील कर लेना। वो होता है ऑथराइज एजेंट, जो कि ओवरसीज को देखता है, मतलब बाहर की जो कंपनीज है उसके सारे कारनामे सब देखता है। एन ऑथराइज एजेंट मस्ट बी एन इंडिविजुअल होल्डिंग एन इंडियन सिटीजनशिप। ऐसा जरूरी नहीं है, बाहर वाला कोई किसी को भी नियुक्त कर सकता है, जरूरी नहीं है। एलिमिनेट। एन ऑथराइज एजेंट इज अपॉइंटेड बाय एन ओवरसीज मैन्युफैक्चरर थ्रू अ पावर ऑफ अटॉर्नी। यस, बिल्कुल, वो नहीं आ सकते, जैसे अंग्रेज नहीं आ सकते थे सारे, तो उन्होंने क्या किया? अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए, वायसरायस, ठीक है, गवर्नर जनरल्स। तो पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब राइट कि भाई मेरे बिहाफ पे, जैसे मान लो मेरे ऊपर कोई बात हुई, कोई केस हुआ या कुछ भी हुआ, तो मैंने अपने वकील साहब को या एडवोकेट साहब को हायर किया कि आप मेरे बिहाफ पर, तो उसके लिए वकालतनामा होता है कि भाई मैं अपनी क्लाइंट की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रिप्रेजेंटिंग द केस। यस, उसको बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। An authorized agent can be an individual, firm या organization legally permitted to undertake import activities in India। बिल्कुल सही बात है, लीगली होना चाहिए। Yes, authorized agent operates independently and does not require any formal authorization from the overseas manufacturer। नहीं, independently कैसे काम करेगा भाई? जिनके लिए काम करो उनसे अलग कैसे काम कर सकते हो आप? ठीक है, तो इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए। 1 को एलिमिनेट करो। एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड। देखो 4 भी नहीं है, 2 and 3। समझ गए ऑथराइज एजेंट का मतलब? इन इंडिया, इन इंडिया, बाहर की कोई कंपनी है, बाहर की कोई कंपनी है तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोलेगी कि जो भी हम इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप जरा डील करो, तो इधर के किसी बंदे को वो हायर करेगी। जरूरी नहीं कि इंडिया का ही हो, बाहर के बंदे को भी इंडिया में लाके लैंड करा सकती है। जाओ हमारे ब्याह पे, तो हमारे सारे ऑपरेशन, सारे बिजनेस देखो वहां पर। समझ गए आप? यस, दैट इज कॉल्ड एज ऑथराइज एजेंट। ठीक है, चलो समझ गया ऑथराइज एजेंट। नेक्स्ट देखो, पर्सन इंक्लूडिंग एनी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन हु कैन बी अपॉइंटेड बाय एन ओवरसीज मैन्युफैक्चरर, जो इसका विदेश में हो, जिसका बाहर हो ब्रांच वगैरह सारी चीजें, थ्रू अ पावर ऑफ अटॉर्नी अंडरटेक इंपोर्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेज इन इंडिया, ताकि जो भी उस कंपनी के मेडिकल डिवाइसेज इंडिया में इंपोर्ट हो रही है उसको देख रेख किया जा सके। यस, बताओ। विथ रेफरेंस टू द ग्रांट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस को जारी करने के लिए मेडिकल डिवाइसेज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बताओ क्या क्या होना चाहिए अगर इंपोर्ट के लिए लाइसेंस हम जारी कर रहे हैं तो?
It is mandatory for the central licensing authority to inspect the overseas manufacturing site before granting the license. बिल्कुल यार, बाहर की विदेशी कंपनी ऐसे कैसे आप अलाउ कर सकते हो? बिल्कुल सही बात है. The central licensing authority may conduct the inspection of overseas manufacturer site either before या after grant of license. बिल्कुल कभी भी हो जा सकते हैं. दूसरा भी सही है. Inspection of overseas manufacturing site is conducted at a regular interval as per a fixed schedule under the medical device rule. बिल्कुल इंस्पेक्शन कर सकते हैं. Decision to inspect the overseas site is based on the discretion of the central licensing authority. हाँ, it could be possibilities. तो सारे तो सही लग रहे हैं. फिर ऑप्शन कौन सा सही है? 2 and 4 most suitable options. It is mandatory for the central licensing authority. Central licensing authority मैंडेटरी नहीं होता, वो किसी और को रिप्रेजेंटेटिव भी बोल सकते हैं. ठीक है, ठीक है. फिक्स शेड्यूल नहीं होता है, नहीं इतने इतने टाइम पे करना. नो, देयर इज नो फिक्स शेड्यूल. उनको होता है कि साल भर में एक बार दो बार करना, इस तरीके से. देयर इज नो फिक्स शेड्यूल. यस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. 2 and 4. नेक्स्ट, बिफोर या आफ्टर ऑफ ग्रांट ऑफ लाइसेंस. ठीक है, चलो. Under the medical device rule 2017, if an importer wishes to register medical devices belonging to the multiple risk classes, which of the following statement are correct regarding this application manufacturing sites? बताओ, पढ़ो जरा. मेडिकल डिवाइस 2017 के तहत कोई भी इंपोर्टर अगर विश करता है किसी मेडिकल डिवाइस को रजिस्टर्ड करना चाह रहा है जो कि मल्टीपल डिवाइस रिस्क कैटेगरी में आ रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताओ, थोड़ा सा पढ़ो, टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, थोड़ा समझ लो. जस्ट टेक योर टाइम. इंपोर्टर मस्ट पे द हाईएस्ट एप्लीकेशन फीस करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट रिस्क क्लास. ऐसा थोड़ी ना होता है यार कि मतलब ज्यादा रिस्क की तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा. ये तो उलझुल की बातें हैं, देखने में समझ में आ रहा है. तो एक को हटाओ जरा. चलो सर, अब ये बचे 50%. अब तो चांस है ना, देयर इज 50% चांस. चलो हटा दो. ठीक है, अब बताओ जरा, दोनों में कॉमन कौन सा है? 2 and 4, 3 ओनली. द फीस इज कैलकुलेटेड क्यूमुलेटिवली फॉर ईच डिवाइस क्लास रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ डिवाइस. ओके, नहीं, हर डिवाइस के लिए थोड़ी फीस लेते हैं यार, ऐसा थोड़ी ना होता है. ये भी गलत लग रहा है. द एप्लीकेशन फीस इज डिटरमाइंड एज पर द सेकंड शेड्यूल ऑफ मेडिकल डिवाइस रूल. बिल्कुल सही बात है, सेकंड शेड्यूल. सो 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, सी. यस, हर डिवाइस के लिए अलग अलग पैसे लेंगे, फिर तो यार कमा के यार रातों रात अमीर हो जाए. ठीक है, सेकंड शेड्यूल. केवल हमने बस एक ट्रिक याद किया कि जितनी फीस होती है वो सेकंड शेड्यूल में, उससे क्वेश्चन लग गया. With reference to the quality management system requirements under medical device rules, consider the following statement regarding importers of medical devices. Quality management system आपको फॉलो करना, चाहे आप इंपोर्ट करो चाहे बनाओ. बताओ, इंपोर्टर जो मंगा रहे हैं, बताओ. Importers are required to comply with the QMS as per prescribed in the 5th schedule. Importers must submit a quality certificate informing to the QMS requirements. Compliance for importer focused primarily on documentation. ठीक है. इंपोर्टर्स आर एग्जम्प्ट फॉर सबमिटिंग एनी. क्या ऐसा थोड़ी ना कोई छूट उठ तुम्हें थोड़ी दी जाएगी. 4 को एलिमिनेट करो जरा. ठीक है. फोकस प्राइमरली ऑन डॉक्यूमेंटेशन एंड सर्टिफिकेशन. खाली डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेशन, यस इट कुड बी ए स्टेप. जब भी किसी इंस्पेक्शन होता है तो पहले डॉक्यूमेंट ही खंगाले जाते हैं कि जो आपने बकवास कर रखी हो सही है कि नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन और ये सब सारी चीजें. लेकिन आप विजिट भी तो करते हो, तो 3 भी नहीं लग रहा है, ऐसा तो कुछ गड़बड़ लग रहा है. लेकिन यहां ऑप्शन में 3 ओनली है, तो 3 तो होगा. बताओ, तो 3 तो करेक्ट होगा वो ऑप्शन के हिसाब से. अब 1 और 2 में फैसला लेना है. 2 and 3. 5th शेड्यूल में क्या है? 5th शेड्यूल में QMS की बात की गई है. बताओ, जल्दी बताओ. थोड़ा सा है कंफ्यूजन यहां पर क्वेश्चन को. इट इज गोइंग टू बी करेक्ट और नॉट? चलो,
बताओ, कुछ झोल सा लग रहा है ना? हम्म। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलो इसका आंसर आप बताना, ए होगा कि बी होगा 36 का? चलो बताओ, थोड़ा सा और समय लो आप जरा। ठीक है। ठीक है, बी, यस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, मैंने क्रॉस चेक कर लिया। क्या लिखा है? गोविंद कह रहे वन क्यों नहीं हो सकता? बताइए क्यों नहीं हो सकता वन, लगाइए दिमाग। 1 and 3। बात तो सही कह रहे हैं गोविंद जी। फोर्थ शेड्यूल में क्या है? फोर्थ शेड्यूल में देखो आप, पीछे जाओ ना, आप चेक करो। हाँ, कहाँ गया? फंस गया मामला। ऐसे ही होता है क्वेश्चंस, कुछ होते हैं क्वेश्चंस ऐसे। हाँ, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ ग्रांट ऑफ लाइसेंस, ये बात ध्यान रखो। ग्रांट ऑफ लाइसेंस, ग्रांट ऑफ लाइसेंस। अब आओ, अब थोड़ा सा परसेप्शन देखो अपना। अब बताओ, बताओ, जल्दी बताओ आप। अब क्या लग रहा है, ए लग रहा है कि बी, ग्रांट ऑफ लाइसेंस? यस, अब सही हुआ। चलो ठीक है, अब कंफ्यूजन क्लियर है। कीवर्ड्स को पकड़ो आप। नेक्स्ट, under the medical devices of 2017, if there is a change in the authorized Indian agent for import of medical device, which of the following? भाई जो एजेंट है, जो इंडिया में है, अगर वो चेंज होता है तब क्या होता है? तब क्या होगा? अब बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। अगर एजेंट चेंज हो गया तब प्रेस इंपोर्ट लाइसेंस ऑब्टेन होगा, या एग्जिस्टिंग इंपोर्ट लाइसेंस वैलिड रहेगा? ठीक है। सेंट्रल लाइसेंस अथॉरिटी मैंडेट्स फॉर अ फ्रेश एप्लीकेशन फॉर द इंपोर्ट लाइसेंस। जहां तक मेरे को जानकारी है कि भाई आपको फ्रेश लाइसेंसिंग करना पड़ेगा अगर आपने चेंज कर दिया है तो। चलिए बताइए, आपको क्या लगता है? फ्रेश एप्लीकेशन जाना चाहिए अगर आपने चेंज कर दिया है तो। बताइए, उसके हिसाब से ऑप्शन जाइए जरा। अब बताइए। जल्दी 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 जल्दी। यस, गोविंद क्लियर हो गया आपका पिछला क्वेश्चन? कीवर्ड पकड़ना था, वो कीवर्ड बहुत डिफरेंस क्यूएमएस का है, लेकिन वहां डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही थी। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ई, 1 and 4। 1 and 4, फ्रेश लाइसेंस।
जब आपके दिमाग में फिट है कि अगर ऑथराइज एजेंट चेंज होगा तो फ्रेश लाइसेंसिंग हमको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो अगर ये वाली बात आपको याद है तो ये वाली बात नल एंड वॉइड हो जाती है। फ्रेश लाइसेंसिंग, सिंपल सी बात है। यस, with reference to the import of medical devices having a valid import license, consider the following statement. मेडिकल डिवाइसेस का जो इंपोर्ट हो रहा है और इंपोर्ट वैलिड लाइसेंस हमारे पास है, तो कौन सा कथन सही है बताओ। मेडिकल डिवाइसेस कैन बी इंपोर्टेड थ्रू एनी पोर्ट इन इंडिया। भाई ऐसे तो आप कहीं से भी घुस जाओगे, ये तो गलत बात है, रॉन्ग। तो एक को हटा दो। क्या हो रहा है ये? चलो, तो ये वाले ऑप्शन, दिस इज, एक सेकंड, चलो, दिस कुड बी द ऑप्शन, दिस कुड बी द ऑप्शन। अब बताओ जरा, 50% मैंने काम कर दिया, 50% आप दिमाग लगाओ। चलो, इंपोर्ट, अब देखो दो हट गए, तो बी और डी हो सकते हैं। तो 2 तो कॉमन है दोनों में, 3 एंड 4 में कंफ्यूजन है। 3 एंड 4 को जरा चेक करो। द लिस्ट ऑफ नोटिफाइड पोर्ट में बी अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, बिल्कुल अपडेटेड पोर्ट हो सकते हैं। इंपोर्ट थ्रू नॉन ऑफ नोटिफाइड पोर्ट इज परमिटेड इफ प्रायर अप्रूवल इज ऑब्टेन्ड। नहीं भाई, चलो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 एंड 3। लिस्ट अप्रूव्ड पोर्ट की जो है वो अपडेट हो सकती है, और नोटिफाइड पोर्ट जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक के अंदर हैं, उन्हीं से ही सारी चीजें हो सकती हैं, किसी भी पोर्ट से आप नहीं कर सकते इंपोर्ट। समझ गए आप? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आप देखते होगे सीडीएसईओ की कोर्ट ऑफिसेज भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओनली इंपोर्टेड थ्रू द पोर्ट नोटिफाइड अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट, which of the following correctly defines an investigational medical device? इन्वेस्टिगेशनल मेडिकल डिवाइस को सही तरीके से जो है डिफाइन करता है। अब थोड़ा सा जाते जाते थोड़ा सा हैप्पी एंडिंग कर दे, थोड़ा आसान क्वेश्चन देखिए। यस, जल्दी बताओ आप, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं तो आप क्वेश्चन पढ़ो। A medical device that has existing predicate device and is approved for the same intended use without any change, ठीक है। इन्वेस्टिगेशनल मेडिकल डिवाइस किसे कहेंगे? B will be the correct option. A medical device that is either without a predicate device or license. Yes, B will be the correct option. Next, which does not have its predicate device, जिसके predicate device नहीं है, which is license and claim for new intended use या new populations के लिए, फिर new material या major design change है, उन सबको बोलते हैं investigational medical device, ठीक है। चलो next, and the last question of the day, is prior permission from central government authority required to conduct a clinical investigation on an investigational medical device in humans? क्या prior permission लेना जरूरी है? बताओ। No, yes, no, yes. No, clinical investigation can be conducted without any permission. Is prior permission from central licensing authority required? उस सेंस में यस और नो बोलना है कि परमिशन लेना जरूरी है क्या, टू कंडक्ट अ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन ऑन इन्वेस्टिगेशनल मेडिकल डिवाइस इन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। लास्ट क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन यस, प्रायर इंफॉर्मेशन मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन द फॉर्म 23 बिफोर कंडक्टिंग। No permission only required after the clinical trial. Yes, but only if the investigation involves vulnerable population. बताइए। B. Yes. Prior permission is important. यहां तो नो लिखा है, फिर यहां भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, हैं? जल्दी बताओ। यस, ठीक है। अब इसके हिसाब से
यहां क्या पूछा है, इज प्रायर परमिशन फ्रॉम सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन ऑन एन इन्वेस्टिगेशनल मेडिकल डिवाइस इन ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स? इसका आंसर नो, द पर्सन और स्पॉन्सर शैल ऑब्टेन प्रायर परमिशन। प्रायर परमिशन लेना ही पड़ेगा आपको। तो उसके हिसाब से क्या वहां पर यस ऑप्शन सही होगा या नो ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताओ आप। एज पर द क्वेश्चंस यस होगा या नो होगा वहां पर? यहां पर जो है आंसर सेंस समझ में आ रहा है, वहां पर आंसर क्वेश्चन के हिसाब से यस और नो। यस, एज पर द क्वेश्चन देयर विल बी यस ऑप्शन। ठीक है, तो यस वाले ऑप्शन, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यस, चलिए, यस यस, ठीक है। तो कैसे लगे क्वेश्चंस? क्वेश्चंस के लेवल कैसे थे? पसीना छूटा? यस, ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, टिपिकल क्वेश्चंस। ठीक है, यूपीएससी ऐसे ही पसीने छुटवा देता है। एक आध क्वेश्चन में तो मेरी हालत खराब हो गई। ठीक है, सभी के साथ होता है ऐसा। प्रैक्टिकली जियो, प्रैक्टिकल लाइफ जियो। ऐसा नहीं कि सब आपको आता है, मेरे को सब आता है, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरा आज का सेशन कराने का यही मेन मकसद था। द क्लियर इंटेंशन वाज दैट कि कैसे मैं अप्रोच कर रहा हूं मेरे तरीकों को। मैंने यूपीएससी जब एग्जाम्स दिए हैं, उसको समझा है, सारी चीजें, उसको मर्म को समझा है, तो मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं, आप उसको सीखो अगर आपको बेहतर लग रहा है। यस, मिडिल ऑर्डर देख के दिमाग उड़ा, बिल्कुल, ऑप्शन देख के डराते हैं यूपीएससी वाले। लेकिन आप देख रहे होगे कीवर्ड्स, पूरे सेशन में क्या था, कीवर्ड्स पकड़ने थे, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको रिवाइज करनी थी। तो रिवीजन करके आओगे तो बेहतर क्वेश्चंस लगा पाओगे। एक निष्कर्ष, मेथड ऑफ एलिमिनेशन का यूपीएससी में रोल आप नकार नहीं सकते, इट इज हैविंग द रोल। क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है और कुछ जानकारी के बेसिस पर कैसे एलिमिनेट कर लेना ऑप्शंस को और सही ऑप्शन तक पहुंच जाना है। तो कम मेहनत में भी हम ज्यादा एफर्ट्स लगा के जो है कम मेहनत में भी ज्यादा हम आउटपुट ले सकते हैं। समझ में आई बात? चलो, ठीक है। तो सेशंस बहुत ही शानदार है और टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर कहां से पढ़े, करा तो रहे क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन चाहिए आपको? पूरा पूरा मेडिकल डिवाइस रूल आपका हमने करा दिया, रिवाइज करा दिया। यस, ठीक है, चलिए। बाकी विजय बैच आरआरबी के लिए चल ही रहा है, उड़ान बैच जो यूपीसीडीआई के लिए चल रहा है। याद रहे, यूपीसीडीआई के नाम पर बहुत फ्रॉड एडमिशन हो रहा है। यूपीसीडीआई की ड्रग कैटेगरी के लिए प्रतिज्ञा बैच है, यूपीसीडीआई के लिए मेडिकल डिवाइसेस के लिए आपका उड़ान बैच है। ये हम क्लियर कट बोल कर एडमिशन लेते हैं। बाकी सारे कोचिंगों की तरह यूपीसीडीआई की बुक, यूपीसीडीआई कुछ भी खरीद लो और एडमिशन लेने के बाद ये पता लग रहा है कि यार वहां तो मेडिकल डिवाइसेस का कुछ है ही नहीं, वो तो कट गया हमारा यूपीसीडीआई के नाम पर। तो आपको जो है थोड़ा अलर्ट रहना है, बहुत सावधानी से एडमिशन लेना। ठीक है, टुडेक्सो फार्मा एक ऐसा चैनल जहां पर डी फार्मा, बी फार्मा, परम पढ़ाई हो रही है। बाकी अभी एम्स का रिजल्ट आया, बहुत सारे लोग आप में से एम्स का भी दिया होगा, बहुत सारे लोग लिस्ट में भी होंगे, तो सेपरेट वीडियो मैंने बनाई, उस पर जो है आप अपनी क्वेरीज डाल दीजिए। बाकी कुछ दिक्कत हो तो आप कनेक्ट कर लीजिएगा। ड्रग एनालिस्ट का रिजल्ट है, काफी बच्चे जो है लिस्ट में आए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। तो मैंने एक जो है गूगल फॉर्म भी फ्लोट किया है, तो आप बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो आप शेयर करके कर सकते हैं। बाकी जो भी डेटाज आपका आता है दैट इज गोइंग टू बी कॉन्फिडेंशियल, वी आर नॉट गोइंग टू शेयर विथ एनीवन। हम तो फोन नंबर तक आपका किसी से नहीं शेयर कर सकते, और बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे ऐप में ली जाती है जितनी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, हमें भी गाइडलाइन पता है, सारी चीजें पता है, तो हम लोग ऐसा नहीं करते कभी भी। वी ऑलवेज वर्क प्रोफेशनली। किसी भी स्टूडेंट की आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। रेलवे फार्मासिस्ट के बारे में संकल्प टेस्ट सीरीज चली रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, सब सारी चीजें, कुरुक्षेत्र सीरीज, टुडेक्सो फार्मा आप देख ही रहे होंगे, और टुडेक्सो अकेडमी का जो चैनल उसको फॉलो करिए, इंस्टाग्राम वगैरह पे सारी चीजें। ठीक है, ओपन एमसीक्यूज डेडिकेटेड चैनल फॉर द एमसीक्यूज प्रैक्टिस, ओपन जॉब्स बाय टुडेक्सो अकेडमी, आप यहां से जॉब्स वगैरह का अपडेट ले सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी माय पर्सनल नंबर, सो यू कैन जस्ट स्टे कनेक्टेड विद मी। यस, कुछ और है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो मेडिकल डिवाइसेस पूरा खत्म हो चुका है, कंप्यूटर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, एमसीक्यू क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा चुका हूं बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान से। एनवायरनमेंट का पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है, कम समय में कितने अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया विथ हाई वैल्यूड कंटेंट, एंड आई कैन अश्योर यू, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस क्वालिटी ऑफ कंटेंट थ्रू आउट द इंडिया। कोई इतना एफर्ट नहीं लगाने वाला है। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे से बेस्ट टीचर नहीं है, बेस्ट इज ऑलवेज देयर, बट इतना एफर्ट शायद ही कोई लगाए।
तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इस चीज का मेहनत का फायदा लीजिए, मेरे एक्सपर्टीज का फायदा लीजिए, इस प्लेटफॉर्म का यूपीएससी को लेकर जो एक्सपीरियंस रहा है उसका फायदा लीजिए, और अपने जो दोस्त मित्र हैं जो भटक रहे हैं, जो 4-4, 5-5 हजार, 10-10 हजार जो गलत फ्रॉड एडमिशन ले रहे हैं, उन सब में फंस रहे हैं, उनको थोड़ा सा चेताइए, समझाइए, बताइए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। सिलेबस के लिए परेशान बिल्कुल मत होइए, टिल नाउ 40% सिलेबस हैव बीन कवर्ड, और मैं बता दूं आप एडमिशन कभी भी ले सकते हो, क्योंकि जिस दिन से आप ज्वाइन करते हो उस दिन से 1 साल एक्सेस मिलता है, पिछला कंटेंट सारा मिल जाता है। आजकल एआई का जमाना है, कोई कंटेंट लॉस नहीं होता कि नहीं सर लेट हो गया तो गया, वो सब नहीं है। आप एग्जाम के 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 4 दिन पहले ज्वाइन करोगे तो भी आपको उतना ही फायदा मिलेगा। तो एट एनी टाइम पॉइंट यू कैन जस्ट रजिस्टर ऑन द ट्यूटैक्सो एकेडमिक एप्लीकेशन। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूं आप लोगों को। यस, tutexoacademy.com साइट है, आप वहां से भी रजिस्टर कर सकते हैं। याद रहे कि 28 तारीख से टेस्ट सीरीज भी जो है वो लॉन्च हो रही है आपकी, केवल और केवल टेस्ट सीरीज जिन बच्चों को चाहिए वो भी कर सकते हैं। जिनको केवल मेडिकल डिवाइसेज रूल्स पढ़ना है तो वो 299 रुपीज का पेमेंट करके जो है उसके पीडीएफ, उसके नोट, सारी चीजें वो अवेलेबल करा सकते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें। टूटैक्सो अकेडमी का जो ऐप है उस पर सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप सेशन वाज गुड। बाकी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का सेशन ये एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।